तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो पहले समझिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, कहां बनता है, किस तरह से बनता है। देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड की जहां तक बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड को समझाने के लिए पहले मैं एक चीज समझाता हूं। मान लो मेरे पास HCl है और दूसरी साइड भी HCl है, ठीक। और वहीं पर एक साइड मेरे पास HF है और दूसरी साइड भी HF है, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि इस H पे कौन सा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या रहेगी? अट्रैक्शन रहेगी, ठीक। इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कीज़म फोर्सेस का नाम देते हैं। इसको हम कीज़म फोर्सेस का नाम देते हैं। अब बेटा वैसे ही हम अगर यहां देखें, यहां हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और यहां पे ये नेगेटिव है। क्लियर? अब ऑब्वियसली अगेन यहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनी होंगी एंड दे आर अगेन कीज़म फोर्सेस, इजंट इट? पर बेटा हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो कीज़म फोर्सेस होती हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी 12 किलो जूल तक होती है। और अगर आयन डायपोल अट्रैक्शन भी पढ़े, आयंस की अट्रैक्शन भी पढ़े, तो मैक्सिमम बॉन्ड जो इंटरेक्शन एनर्जी थी 20 किलो जूल तक होती है, जबकि इसकी इंटरेक्शन एनर्जी इज मोर देन 200 किलो जूल्स। इट इज मोर देन 200 किलो जूल्स। सो इसको हमने कीज़म फोर्स ना बोल करके उसका एक हाईली स्पेशलाइज्ड केस बोल दिया, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। Now, what do you mean by hydrogen bond? Hydrogen bond is an extreme case of dipole-dipole attraction. Hydrogen bond is an extreme case of dipole-dipole attraction when hydrogen is joined either to oxygen or to nitrogen or to fluorine. सिर्फ तीन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन का होना जरूरी है, पहली बात। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता कौन है? हाइड्रोजन बनाता है, ये पहली बात। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है। और कोई एलिमेंट की बात हमने यहां नहीं की। पर कौन सा हाइड्रोजन बनाएगा? बेटा वो हाइड्रोजन बनाएगा जो हाइड्रोजन अपने आप या तो फ्लोरीन से, या तो नाइट्रोजन से, या तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। यानी जो हमारी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो तीन है, ठीक, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उनके साथ जुड़ा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ में आई मेरी बात? क्यों ऐसा होता है कि इसकी बॉन्ड, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड अलग से क्यों बोला, इसकी एनर्जी क्यों बढ़ जाती? क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जब चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो जब चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्पेशल केस विच इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल केस, इट इज an extreme case of dipole-dipole attraction। dipole-dipole attraction है तो dipole-dipole attraction ही है, लेकिन उसका एक्सट्रीम केस है, ठीक। अब बात आती है कि कंडीशंस क्या हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के, कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, conditions for the formation of hydrogen bonds। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन यह है कि हाइड्रोजन मस्ट बी ज्वाइन टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कोवलेंटली, ठीक। हाइड्रोजन शुड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड with फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और सबसे बड़ी बात
हाइड्रोजन के आगे भी जिसके साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, उनमें से भी इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई एक होना चाहिए। ठीक, यानी कि दिस हाइड्रोजन शुड फेस फ्लोरीन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, यानी हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड भी किसके साथ हो, इन तीनों में से एक के साथ, और आगे इसके पड़ा भी इन तीनों में से एक ही होना चाहिए। और वो ऐसा नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन मस्ट फेस फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, और वो भी नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन। मतलब समझो मेरी बात का, हमने वाटर सुना होगा कभी, वाटर कैसा होता है हमारे पास, OH, नॉट इट और नॉट। यहां पे क्या है, हाइड्रोजन इज ज्वाइंट टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज ज्वाइंट टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। अब इसके सामने दूसरा वाटर है, और दूसरे वाटर में ये ऑक्सीजन कैसा है, पार्शियल नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली इसके बीच में ये जो अट्रैक्शन आई, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। पर माइंड वन थिंग, ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास ये ऐसे हो और यहां पे O डबल बॉन्ड हो। क्या अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बच्चों, अब क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्यों, अरे इस पे तो नेगेटिव चार्ज ही नहीं है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तब तो बनेगा। तो यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड तब है जब हाइड्रोजन कोवलेंटली भी किससे ज्वाइंट है, ऑक्सीजन से, और इसके आगे भी कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, किसी और मॉलिक्यूल का जो किसी दूसरे एटम से जुड़ा और उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, जैसे ऑक्सीजन के साथ नहीं बनेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। ये नहीं है कि भाई इधर भी ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, फिर आगे ऑक्सीजन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी है। इसी तरह से मान लो मेरे पास था HF, या यहां पे मैंने लिखा F के साथ जुड़ा हाइड्रोजन H। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। क्यों, इसके आगे होना क्या चाहिए, इसके आगे फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पे भी जो बॉन्ड बना वो भी कौन सा बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। समझ में आई बात। सिमिलरली मान लो आपने लिया अमोनिया समझते हो, NHHH, ठीक है जी, और इसके सामने एक दूसरा अमोनिया था, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली अगर यहां और यहां आपस में क्या आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे भाई। मेरा कहने का मतलब कभी ये नहीं है कि भैया जो एटम पीछे है वो ही आगे हो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास ये OH हो और इसके आगे हमारे पास FH हो। ठीक, हमारे को यह पता है कि हमारे पास ये हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, और उसके आगे भी इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि अगर पीछे ऑक्सीजन है तो आगे भी ऑक्सीजन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पीछे ऑक्सीजन है, आगे क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, पर उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज का होना बहुत जरूरी है। समझ में आई। कल को आप ऐसा बोल दो कि सर यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड था, क्या यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन थोड़ी है, अपने को क्या चाहिए, नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन। तो कंडीशन दोनों समझ में आई कि हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, और उसके आगे भी कौन होना चाहिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट होगा तो आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाँ, दुनिया में एक एक्सेप्शन लोग बताते हैं, ठीक, क्लोरीन नेवर एंटर्स इन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती, क्लोरीन हमेशा डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बनाती है। बट एक मॉलिक्यूल लोग बता देते, क्लोरल डाइहाइड्रेट, क्लोरल डाइहाइड्रेट। अब जो क्लोरल डाइहाइड्रेट है बेटा, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये लिखने में आएगा CCl3CHOH का होल ट्वाइस। कहा जाता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, किस तरह का, Cl
Cl Cl। इस C के साथ एक तो जुड़ा H, एक जुड़ा OH और एक जुड़ा OH। ऐसे कह दिया जाता है कि इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक्चुअली मैं तो नहीं मानता, पर मेरे मानने से कुछ होता नहीं। ठीक, दुनिया मानती है कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन वेयर क्लोरीन एंटर्स इन हाइड्रोजन बॉन्ड, और कहीं क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड में एंटर नहीं करता है। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर क्लोरीन एंटर्स इन हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका लॉजिक भी आपको यहां क्लियर नहीं होगा, ऑर्गेनिक में होगा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा क्यों आ जाता है कि ये इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डायपोल डायपोल की जगह इसको हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बोल देते हैं। ठीक, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है, डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक, तो खैर एनी हाउ वो बाद की बातें हैं। अभी सिर्फ ये समझ लें कि क्लोरीन का एकमात्र केस ऐसा है, क्लोरल डाइहाइड्रेट, जहां पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। अदरवाइज क्लोरीन डज नॉट एंटर्स इन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंटली अटैच्ड टू फ्लोरीन और टू ऑक्सीजन और टू नाइट्रोजन। ठीक, और उसके आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती भी किसके साथ है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तीन ही एलिमेंट लिए जाते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब अगली बात आती है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी ज्यादा होगी। क्योंकि मैं जो आपको कहता हूं ना, ये जो मैं अभी करवाऊंगा ना, अगर किसी कॉपी में ढूंढ के दिखा दोगे तब बताना मेरे को जरूर। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वही बात है जिसने सोचना ही नहीं है उसको दिक्कत कहां है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बेटा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड समझाने के लिए मैं आपके पास एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो यहां पे मेरे पास X जुड़ा है, X के साथ हाइड्रोजन कोवलेंटली जुड़ा है, और इसके साथ आगे Y कोई जुड़ा है। ठीक, जिसके साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। Y किसी मॉलिक्यूल का है, Y किसी और मॉलिक्यूल का, अकेला Y नहीं है, Y किसी और मॉलिक्यूल का है। क्लियर होगी बात। अब हमें देख, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की जब स्ट्रेंथ देखते हो तो तीन केस आते हैं। ये तीनों केस मेरे को जरा किताब में दिखा देना। ठीक, केस नंबर वन, केस नंबर वन, पहला केस क्या है कि अगर X और Y दोनों सेम हो। क्या, X और Y दोनों सेम हो। पहला केस है इफ X एंड Y बोथ आर सेम, यानी अगर आगे भी फ्लोरीन है पीछे भी फ्लोरीन है, अगर आगे भी ऑक्सीजन है पीछे भी ऑक्सीजन है। ऐसे केस में जब हमारे पास दोनों सेम होंगे तो बेटा फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, यानी दिस बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन एंड देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, and then that of nitrogen। ठीक है जी, ये केस नंबर वन है। आपने देखा दोनों साइड सेम एटम्स हैं, सेम एटम है तो किसका बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बनेगा, फ्लोरीन का। लोग सिर्फ इतना पढ़ाते बच्चे। ठीक, अब आगे देखेंगे केस टू, केस टू की बात करेंगे। देखो बेटे, केस टू में इफ X और Y आर डिफरेंट, अगर इफ X एंड Y आर डिफरेंट, अगर X और Y डिफरेंट हुए तो क्या होगा। तो ऐसा होगा कि मान लो मैं F के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन की बात करूंगा और उसके आगे एलिमेंट डिफर करूंगा। ठीक, ऐसे केस में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। ऐसे केस में बच्चों नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक, देन दैट ऑफ FH, देन ऑक्सीजन, एंड लास्टली इट विल बी FHF। ठीक, क्या बोला, अगर दो चीजें डिफरेंट है, आगे पीछे वाली चीजें डिफरेंट है, उस केस में हमने ये तो सेम लिया था, आगे वाले एलिमेंट क्या किए, डिफरेंट किए। उस केस में नाइट्रोजन जो है, ठीक, उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, देन दैट ऑफ फ्लोरीन। द रीजन इज वेरी सिंपल।
आफ्टर ऑल इस हाइड्रोजन पॉजिटिव ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना है कि नहीं? इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना है कि नहीं? अब भैया नाइट्रोजन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकेगा, ठीक, ज्यादा आसानी से आगे की तरफ को अट्रैक्ट करवा पाएगा देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो ज्यादा पोलराइजेशन यहां होगी कि नहीं? इसलिए इसका ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा ही नहीं। समझ में आई मेरी बात? ठीक, तो अगर आगे पीछे वाले दोनों एटम सेम हो तो फ्लोरीन का सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आगे पीछे वाले एटम डिफरेंट हो तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लोरीन का सबसे वीक हो जाता है। ठीक, और रही बात केस 3, अगर आप केस 3 की बात करते हो, केस 3 जो कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक, इसमें अगर सामने वाला एलिमेंट F नेगेटिव हो जाए, यानी कंप्लीट नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए? कंप्लीट नेगेटिव। अगर सामने वाला एलिमेंट, मान लो आप ये बोल लो इफ Y इज F नेगेटिव, ठीक, अगेन ऐसे केस में फ्लोराइड का बॉन्ड फिर सबसे क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ऐसे केस में अगर मैं बोलूंगा H के साथ जुड़ा हुआ, F के साथ जुड़ा हुआ और इसके आगे क्या है? F नेगेटिव, फिर बोलूंगा O के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसके आगे क्या है? F नेगेटिव, फिर बोलूंगा नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन, इसके आगे क्या? F नेगेटिव। ऐसे केस में ऑर्डर ये आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यानी आगे अगर नेगेटिव होगा, कंप्लीट नेगेटिव, तो फ्लोराइड का सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, देन ऑक्साइड का, और देन नाइट्राइड का। बोलो क्लियर? और पीछे वाले भी उसी तरीके से रहेंगे, क्योंकि उससे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा यहां पे होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो यहां फ्लोरीन होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अगर मैं इससे नीचे चला जाता हूं, ठीक, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का थोड़ा वीक हो जाएगा, और अगर हमारे पास नाइट्रोजन है और वीक हो जाएगा। अब अगर इसकी जगह ऑक्साइड ले लोगे, थोड़ा सा वीकर बॉन्ड आ जाएंगे फ्लोराइड से, फिर नाइट्राइड ले लोगे और वीकर बॉन्ड आ जाएंगे। बोलो क्लियर? अब बात वही है। अब मेरे को बताओ, जब तुम्हें ये क्वेश्चन देखना होगा, आपको पूछेंगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, तो आप तीनों चीजों को सोचोगे कि नहीं सोचोगे? टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? अब जिस बंदे को सिर्फ सोचना ही ये है, उसको सिर्फ इतना ही बताया गया है कि फ्लोराइड का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, उसने इनवेरिएबली वही टिक कर देना विदाउट सोचे, तो उसको तो इजी लगना ना, है ना? उसको क्या पता, अब उसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ, वो गलत करके आ गया। ठीक, आपको सोचने में टाइम लगेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि आपने कंसेप्ट को इन डेप्थ तक पढ़ा है। तो बेटा बोलो, तीनों केस क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? कैसे मतलब? जैसे आपने सेकंड वाला केस लिया ना कि एक्स एंड वाई आर डिफरेंट, और अभी थर्ड केस, हाँ जी, अगर हम थर्ड केस, तो वो तो एक्स एंड वाई तो डिफरेंट हो ही गया यहां पर, ये एक्स एंड वाई डिफरेंट नहीं है। ऐसे केस में अगर कंप्लीट नेगेटिव आ जाता है, तो कंप्लीट नेगेटिव में फ्लोराइड के बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर ऑक्साइड के, फिर नाइट्राइड के। और फ्लोराइड्स में पहले फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे फिर उसका ऑक्साइड्स के ले लो, ऑक्साइड में फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्राइड के ले लो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऐसे करके देखा करते हैं। बोलो क्लियर? अरे अब अंडरस्टैंड करे यार, अगर फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो फिर फोर्स क्या हो जाएगी? वीकन हो जाएगी। तो ऑक्सीजन अगर पीछे कोवेलेंटली बॉन्ड जुड़ा होगा, इससे नीचे आएंगे, नाइट्रोजन जुड़ा होगा और नीचे आएंगे, वही कहानी है। अब ये समझो ना इस बात को कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, समझे, और दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है। ठीक, तो अगर दोनों साइड सेम होगा तो आप बोलोगे फ्लोराइड का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, दोनों साइड अलग अलग होगा तो आप बोलोगे नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक, वो ऑब्वियस, ये बात तो ऑब्वियस है ना कि आपको कंपैरिजन ऐसे तो नहीं देंगे ना, एक दे दिया HFN और दूसरा दे दिया जी आपके पास यहां पे दे दिया OHO, ऐसा वाला एग्जांपल। कुछ तो कोई चीज तो सेम होगी ना। जैसे मैंने यहां पे एक चीज सेम ली है, दूसरे को कंपेयर किया है ना भाई, कोई एक चीज तो सेम होनी जरूरी है ना भाई, नहीं तो कंपैरिजन इज वेग। बोलो क्लियर?
तो दिस इज हाउ आप हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ देख सकते हैं। ठीक, आप सिर्फ ये देखिएगा कि दोनों साइड कौन कौन से एलिमेंट लगे हुए हैं, उसके हिसाब से आप हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बता सकोगे, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन ज्यादा वीकर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, हाँ जी बेटा। बेटे पता क्या है, उस केस में क्या है कि हमारे पास इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ही उतना ज्यादा है। दोनों साइड के चार्जेस देख रहे हैं ना हम लोग, ठीक है ना? तो उस केस में यहां पॉजिटिव चार्ज ही उतना ज्यादा है और यहां नेगेटिव चार्ज ही उतना ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहती है। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कैसे लगाते हैं। अब चलते आगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप्स। ठीक, देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड के दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और दूसरे बेटे जिसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा? बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग तरह के, अलग अलग इन द सेंस ये नहीं कि एक साइड HF एक साइड वाटर, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल। ठीक, वो चाहे सेम के हो चाहे डिफरेंट के हो, बिटवीन टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स। ठीक, जैसे प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास एक HF यहां था, ठीक, ये था F, ये था H, फिर F, ये था H, और यहां पे हमारे पास क्या आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बना है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। ऐसे ही ये H, ये F, और यहां पे O, ये H, ये F, इसमें बना, ये भी क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपके पास बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिफरेंट, नॉट इन द सेंस कि ये दोनों अलग अलग, ऐसा नहीं बोला, ये दोनों सेम भी है ना, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर मतलब दो के बीच में। इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन वन मॉलिक्यूल। इंट्रा का मतलब क्या है? विद इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है जी। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम देखें, जैसे बेटा कुछ एक नाम आता है ऑर्दो नाइट्रोफिनोल। क्या नाम आएगा? ऑर्दो नाइट्रोफिनोल। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, ऑर्दो नाइट्रोफिनोल, ऑर्दो नाइट्रोफिनोल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्दो नाइट्रोफिनोल? ध्यान से समझना बेटा, बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इसके टॉप पे OH लगा है, इसको फिनोल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर OH लगे तो उसको क्या बोलते हैं? फिनोल। बहुत इंटरेस्टिंग बात, कभी किससे पूछना कि इसको बेंजीनोल क्यों नहीं बोलते? बेंजीन के ऊपर ओल, बेंजीनोल क्यों नहीं बोलते? फिनोल क्यों बोलते? लड्डू नहीं पता होगा किसको? देखो बेटा, क्या था पुराने समय में, बेंजीन को फीन बोला करते थे। पुराने समय में बेंजीन को क्या बोलते थे? फीन बोला करते थे। इसलिए फीन के ऊपर ओल क्या हो गया? फिनोल। ये वहीं से नाम चलता आ रहा है। बेंजीन के रेडिकल को आज भी फिनाइल बोलते हैं, बेंजीनाइल नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये फीन का रेडिकल माना जाता था, तो वो नेम हमने चेंज नहीं किया हुआ है। क्लियर? अब ये हो गया आपका फिनोल। मैंने बोला और दो कौन सी पोजीशन होती है? सेकंड। सेकंड पोजीशन पे लगेगा नाइट्रो। नाइट्रो होता है NO2 ग्रुप, ये NO2 ग्रुप है भाई, ये बन गया ऑर्दो नाइट्रोफिनोल। ये ऑर्दो नाइट्रोफिनोल में यहां पे देखो H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? और मजे की बात क्या है कि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, मॉलिक्यूल तो सेम है, तो इसको क्या बोलते हैं?
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे बेटा एक और नाम लेके देता हूं आपको, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। Now, what the hell is ortho-salicylic acid? ठीक, बेंजीन के ऊपर जब ऑर्दो आ जाए ना, ऑर्दो, तो ये तो पक्का है कि बेंजीन रिंग तो है ही है। ऑर्दो मेटा पैरा आ जाए तो बेंजीन रिंग तो है ही है। और बेटा यहां पे OH, सैलिसिलिक एसिड में यहां होता है C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। क्लियर? अब ये O और H फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ठा 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 ठा, ठीक, ये क्या हो गया? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको हमने क्या बोला? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। और इसके अंदर ये क्या हो गया? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक तो हुआ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा क्या हुआ? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे अभी क्लोरल बनाया था तुमने, क्लोरल में मॉलिक्यूल के अंदर ही था ना भाई, तो उसको क्या बोलते? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आई? HF में, वाटर में कौन सा होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आई? अब बच्चे प्यार से समझना इस बात को कि इनकी कंडीशंस क्या क्या हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं ये इंटरमोलिकुलर बनाने की, इंट्रामोलिकुलर बनाने की। देखो कंडीशंस तो वही हैं जो पहले हमने पढ़ी। इसकी कंडीशन इंटरमोलिकुलर की वही सेम कंडीशंस हैं कि हाइड्रोजन मस्ट बी ज्वाइंड टू, हाइड्रोजन मस्ट बी ज्वाइंड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और दूसरी कंडीशन क्या थी? इट मस्ट फेस नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव चाहे पार्शियल हो चाहे कंप्लीट हो, नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वही जो दो कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड की है वो यहां पे लगती है। ठीक, अब यहीं पर अगर मैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता हूं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी क्या क्या कंडीशन है? देखो बेटा, इसकी कंडीशंस में हमारे पास पहली दो कंडीशंस आर सेम, फर्स्ट टू कंडीशंस आर सेम। वो तो होनी ही चाहिए क्योंकि वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक, फर्स्ट टू कंडीशंस आर सेम, कंडीशंस आर सेम, लेकिन इसमें उससे अलग भी होती हैं कुछ। क्या? इसमें अगली कंडीशन, पहली दो कंडीशन तो यही है, इसकी अगली कंडीशन क्या है? इसकी अगली कंडीशन है इट शुड फॉर्म 6, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। बेटा ये 5 से 6 मेंबर रिंग बनाना चाहिए मिनिममली, उससे छोटे वाला रिंग स्टेबल नहीं होता। ठीक, जैसे यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटम का रिंग बना कि नहीं बना? ये जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना ये 6 एटम में बना। बेटे इस रिंग की फॉर्मेशन को बोलते किलेशन। क्या बोलते हैं? किलेशन, जिसको 99% लोग क्या बोलते हैं? चिलेशन। ठीक, इट इज किलेशन। किलेशन होता है क्लो लाइक स्ट्रक्चर का बनना। किलेट इज अ लेटिन वर्ड, जर्मन वर्ड, रादर लेटिन वर्ड है, जिसका मतलब है ग्रीक वर्ड क्लो। किलेट का मतलब क्या होता है? क्लो। तो क्लो लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे क्लो बनता है ना बेटा, तो क्लो लाइक स्ट्रक्चर। तो जब भी रिंग बनता है ना उसको बोलते हैं किलेशन हो गई। क्या बोलते हैं? किलेशन। जैसे यहां पे भी, अब यहां पे देखो कितने एटम का रिंग है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटम का रिंग है। ठीक, आपके बड़े अच्छे अच्छे दोस्त बड़ी जगह पढ़ते होंगे ना भाई, उनसे एक बात पूछना, बोलना देखो सर ये मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये मेरे पास स्पीशीज है, क्या ना यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सामने सामने आए? बेटा क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि किलेशन तो हो रही है, रिंग तो बन रहा है। मतलब आपको पता चल गया फटाफट से कि इसमें कितने मेंबर का रिंग बना? 4 मेंबर का। वो बता जाए मेरे को, है ना, वो बताया मेरे को यहां क्यों नहीं बनता। वो बोलेगा हाइड्रोजन इस प्लेन में नहीं है। ओए लड्डू, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन कैसा है? और sp2 के आसपास ट्रायगोनलर
प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और ये sp3 है, दो लोन पेयर इस साइड, ये ऊपर को सेम प्लेन। क्या है? सेम प्लेन। ये प्लेन सेम है भाई। तो अगर कोई उल्टे प्लेन का आंसर देता है तो उसका दिमाग उल्टा है। फर्क सिर्फ क्या है कि यहां पे 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग विच इज नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। ये स्टेबल ही नहीं है दोस्तों, दिस इज नॉट स्टेबल एट ऑल। इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक, समझ में आई? अगर आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है तो सिर्फ तभी बनना है अगर हमारे पास 5 मेंबर का या 6 मेंबर का रिंग बनेगा, उससे छोटे में कभी नहीं बनेगा। एक चौथी कंडीशन है बेटा इसमें, वो मैं अगले पेज पे लिख दूं क्योंकि उसके ऊपर एग्जाम्पल बड़े सारे हैं। ठीक, चौथी कंडीशन इंट्रामॉलिक्यूलर के नीचे लिखना। चौथी कंडीशन इसकी क्या होती है कि स्ट्रक्चर का प्लेनर होना जरूरी है, स्ट्रक्चर का प्लेनर होना जरूरी है। स्ट्रक्चर या फिर बोलो हाइड्रोजन और उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाली चीजें जो होनी चाहिए वो प्लेन में होनी चाहिए। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपोनेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपोनेंट्स must be in same plane। हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपोनेंट जो होने चाहिए वो सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक, जैसे आपने और दो नाइट्रोफिनोल में तो बनाया ना। मान लो आपको मैं बोलता मेटा नाइट्रोफिनोल, क्या बोलता? मेटा नाइट्रोफिनोल। बोलता जी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं है? अब पहली बात, मेटा नाइट्रोफिनोल क्या होगा? मेटा नाइट्रोफिनोल क्या होगा? ये O, ये H, और नाइट्रो में N डबल बॉन्ड O और यहां पे O। ये भी तो पास पास आ सकता था। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बना? बेटा मेटा पोजीशन प्लेन में नहीं होती, सेम प्लेन में नहीं होती, नॉट प्लेनर। और दो पोजीशन हमेशा सेम प्लेन में होती है, मेटा और पैरा कभी सेम प्लेन में नहीं होती है। समझ में आई बात? पैरा तो फिर भी प्लेन सेम होता है, होती एंटी है। मेटा इज नॉट इन द सेम प्लेन, तो ये नॉट इन सेम प्लेन। इसलिए मेटा वाली चीजें कभी भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती। अब अपने उसी दोस्त से जिसको तुम एक बार प्रूव कर चुके हो कि कुछ नहीं आता तेरे को, है ना, उससे एक और चीज पूछना। ठीक, बोलना जी मेरे पास ये है CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एक ये है जी, ठीक है जी, और दूसरा कुछ ये है CH3 CHOH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है जी। अब बोलना जी देखो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ठीक, और यहां पे भी बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यहां लड्डू नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अरे नहीं यार, 5 मेंबर बन रहा है, ध्यान से देख। एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 5 मेंबर रिंग बन रहा है। ठीक, तो अगर वो बोले बाई चांस किसी को बताइए हो, पहले वाला आपने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आ गया यार 4 मेंबर नहीं, बोलेगा यहां तो 4 मेंबर, बोलना यार रिंग तो 5 मेंबर बन रहा है, फिर यहां हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं है? तो बेटा क्या होता क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो जिगजैग चेन्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जिगजैग चेन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन है, जिगजैग चेन बनाएगा। देखो ऐसे, ये ऐसे बनेगा। ये वाला कार्बन, ये कार्बन के ऊपर लगा है OH, ओके, ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है, इसकी टोपी पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड O। ये ऐसे, ये बना जिगजैग चेन। ठीक, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, गॉट इट। अब क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? एक तो किलेशन हो गई, इसको क्या बोलेंगे? किलेशन, रिंग का बनना। और कितने एटम का रिंग बना? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना, बल्ले बल्ले। ठीक, और दूसरी बात ये भी हो गई कि हमारे पास रिंग बनने से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, प्लेन भी सेम है इसका। क्लियर? अब आ जाओ यहां पे,
अगर मैं इसको बनाऊं, प्लीज सारे बच्चे इधर ध्यान देना, लिखने पे नहीं समझने पे जोर देना। सी इसके साथ यहां पे ऊपर क्या है, OH, और ये वाला सी कहां है, नीचे, तो इसके ग्रुप भी नीचे को जाएंगे, ऊपर को नहीं जाएंगे। ग्रुप भी अगर ये नीचे को आ रहा है तो उसके ग्रुप भी कहां को शो करोगे, नीचे शो करोगे। अब बोलो क्या सेम प्लेन में है? तो जब प्लेन ही सेम नहीं है भाई, तो कैसे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड? बनेगा क्या? नहीं बनेगा। समझ रहे मेरी बात? ठीक, यहां से घुमा के ना, हाथ को यहां से घुमा के यहां से पकड़ो जरा, पॉसिबल है? नहीं है ना भाई, पॉसिबल नहीं जाएगा यार, है ना, जो मर्जी कर लो नहीं होगा। ठीक, तो उसी तरह से क्योंकि प्लेन ही सेम नहीं है। ठीक, यहां से घुमा के नाक पकड़ना, आगे से पकड़ जरा, पॉसिबल है? अगर इसी प्लेन में हो तो पकड़ लेंगे, अगर यहां से घुमा के पकड़ना, पकड़ जरा। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं, वो ढंग से कर नहीं रहा है, यहां से तो हर कोई पकड़ लेगा, ये पूरा बैक साइड से जाके पकड़ना है। चलो एनी हाउ छोड़ो परे, मेन बात है कि प्लेन सेम नहीं है। तो हमारे पास 4 कंडीशन हुई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। चारों कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? तो चारों कंडीशन में से पहली कंडीशन क्या थी? वही 2 कंडीशन के हाइड्रोजन मस्ट बी ज्वाइंट कोवलेंटली टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। और उसके सामने भी क्या होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इट शुड फॉर्म 5 to 6 मेंबर रिंग। ठीक, और अगली बात क्या थी बेटा? 5 to 6 मेंबर से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 7 एटम वाला भी नहीं बनाएगा, दूर दूर हो जाएंगे बहुत। ठीक, इतनी दूर से अट्रैक्शन नहीं होती है। क्लियर? और प्लेन में स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। सर ये तो आपने समझा दिया, पर हमें कहां समझ में आएगा कैसे कैसे प्लेन? वो बेटा धीरे धीरे समझ में आएगा। क्लियर? अभी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ आगे जाके आते जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, हाँ जी अरमान जी। नहीं बेटा, प्लेन में नहीं है, प्लेन में होगा तब तो हाइड्रोजन बॉन्ड की सोचेंगे ना, प्लेन ही अलग होता है इसका। ठीक, इसमें ये जो एंगल आता है 120 डिग्री का, तो एक इस साइड को जा रहा होगा, एक उस साइड को जा रहा होगा, तो प्लेन ही अलग अलग होएगा ना भाई। समझ में आई? जब कोई एक्यूट एंगल होता है, ठीक, तो वो पास पास होते हैं, एक ही साइड को जा रहे होते हैं, सेम प्लेन होता है। जब कोई ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ये अलग अलग जा रहे होते हैं भाई, प्लेन अलग अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? गॉट इट और नॉट? ठीक, इस तरह से देखते हैं बेटा प्लेन को, है ना। एनी हाउ फ्यूचर में बहुत सारा कुछ लर्न करने को है इसमें, अभी इतना कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी, 6 मेंबर वाला रिंग ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, इसको आगे ऑर्गेनिक में थ्योरी बताऊंगा, बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी, वहां पे क्लियर करेंगे। 6 मेंबर्ड रिंग्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल। बोलो यहां तक क्लियर? अब हमने पढ़ लिया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हमने पढ़ लिया हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, हमने पढ़ लिया हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कब होती है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी कम, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप कौन से होते हैं और कौन सा टाइप कहां बनता है। यहां तक क्लियर? अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट पहले समझ लो, जो कि आपको बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलवेज डायरेक्शनल इन नेचर, याद रखना। कोई बताए तो जरूर बताना मेरे को। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलवेज डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल होता है नेचर में। डायरेक्शनल का मतलब क्या है बेटा? एक कोवलेंट बॉन्ड के ऑपोजिट बनता है, कोवलेंट बॉन्ड के ऑपोजिट बनता है। ठीक, जैसे हमारे पास ये वाटर है, तो अगर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, इसके ऑपोजिट बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड के ऑपोजिट बनेगा। ऑक्सीजन को बनाना है, इसमें 2 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि लोन पेयर इटसेल्फ इज अ नेगेटिव चार्ज, इजंट इट? तो इसी को तो पोलराइज कर रहे हैं ना हम लोग। किसको पोलराइज कर रहे हैं? इसी को पोलराइज कर रहे हैं। समझ में आई बात? इसी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने हैं, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहां। ठीक,
इसी तरह से इसके ऑपोजिट यहां और इसके ऑपोजिट यहां। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है? एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? ऐसे ही मान लो अगर मेरे पास यहां पे इसकी जगह पे अमोनिया है, अमोनिया है। अब अमोनिया में कितने लोन पेयर बचे बेटे? एक ही बचे ना, है ना? सो इट कैन पार्टिसिपेट इन हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स? देखो बेटा, इसके ऑपोजिट बन सकता है यहां पर, ठीक। इसके ऑपोजिट बन सकता है यहां पर, इसके ऑपोजिट बन सकता है यहां पर, ठीक। अब यहां पे हो सकता है कि या तो इस कोवलेंट बॉन्ड के ऑपोजिट बने, या तो इस कोवलेंट बॉन्ड के ऑपोजिट बने, या तो इस कोवलेंट बॉन्ड के ऑपोजिट बने, पर इनमें से एक ही जगह पे बनेगा क्योंकि लोन पेयर तो एक है ना। ओरिएंटेशन 6 हो गई इसकी, ओरिएंटेशन क्या हो गई? 6। 1 2 3 4 5 6 ओरिएंटेशन तो 6 है, पर एक लोन पेयर तो एक ही जगह पार्टिसिपेट करेगा, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही थोड़ी बना लेगा। तो या तो यहां वाला बनाएगा, या तो यहां वाला बनाएगा, या तो यहां वाला बनाएगा, तीनों में से एक। तो बॉन्ड तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड तो कितने बनने? 4, पर ओरिएंटेशन कितनी है? 6। 6 जगह से बन सकता है, पर बनेंगे कितने? 4। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? डायरेक्शनल है, हमेशा ऑपोजिट टू दैट ऑफ। तो एक बात बताओ, HF में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? फ्लोरीन में 3 लोन पेयर है, बोलो HF में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? लड्डू हो तुम यार, क्या सीखे तुम? एक इसके ऑपोजिट, एक इसके ऑपोजिट, 2 ही बन सकते हैं, ठीक। 2 ही बन सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट बनना है। लोन पेयर जितने मर्जी हो, है ना, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के ऑपोजिट। तो HF कैन ओनली फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक। ओरिएंटेशन हो सकती है कि वो ओरिएंटेशन भी इसके ऑपोजिट ही बननी, 2 ही ओरिएंटेशन होनी। यहां तो क्या था बेटा कि हमारे पास 3 थे, तो 3 के ऑपोजिट ओरिएंटेशन मैंने यहां 3 निकाल दी। उसमें से एट अ टाइम तो एक ही जगह वो जुड़ सकता है जहां पे लोन पेयर है, वो चाहे यहां सिचुएटेड है, यहां सिचुएटेड है, यहां इसके ऑपोजिट सिचुएटेड, किसके ऑपोजिट सिचुएटेड है उसके हिसाब से। तो बॉन्ड तो 4 ही बनेंगे, ओरिएंटेशन 6 है। यहां बेटे बॉन्ड 4 बनेंगे, ओरिएंटेशन भी 4 है क्योंकि यहां 2-2 लोन पेयर है, और दोनों इसके ऑपोजिट जा सकते हैं, है ना भाई। लेकिन यहां पे लोन पेयर भले ही 3 है, बॉन्ड ही एक है, उसके ऑपोजिट तो एक ही बनेगा। तो एक इस साइड एक इस साइड, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो बेटा समझ में आया हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल कैसे होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, क्यों पढ़े हम इसको? देखो फिर, सबसे पहली बात जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। ये भी कभी किससे पूछेगा, मतलब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ऐसे हवा में उड़ा देते, ठीक। पता नहीं होता, ऐसी गप्पे मारते रहते। आपने कभी जिंदगी में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन आपने बड़ी बार सुना होगा, और इसका टूटा फूटा आंसर भी आपको आता होगा, पर वो टूटा फूटा ही है क्योंकि उसका लॉजिक पता नहीं है आपको, ठीक। क्या? वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, बोलो सुना है ना कभी, है ना? देखा तो होगा आपने, आइस को आप वाटर में डालते हैं, डूब जाती है क्या? इट फ्लोट्स ओवर वाटर, है ना भाई। या फिर बोल सकते हैं, इसी क्वेश्चन को कि आइस इज लेस डेंस देन वाटर, व्हाई? ठीक, आइस इज लेस डेंस देन वाटर। आपने तो मेरे को ऊपर वाले का जवाब यही देना था, ठीक, कि भैया आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, आपने बोला डेंसिटी कम है। मैंने क्वेश्चन ही वो पूछ लिया, भाई डेंसिटी क्यों कम है, ठीक। अब बात आएगी ना, अब पता चला, अब कंसेप्ट मैंने बोला ना तुम्हें आता नहीं, अदब जदा आंसर आता है ना, और वो भी गलत फलत, तो अभी उसको सही करेंगे अपन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है, इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए एक ही जगह पे दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। देखो बेटा, अगर तुमसे कोई पूछे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज क्या है, बेटा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज वाटर है, ठीक। क्यों? दुनिया की कोई भी चीज हो, उसको हीट करो एक्सपैंड होती है, उसको कूल करो कंट्रैक्ट होती है। वाटर एक मस्त चीज है,
4 डिग्री से ऊपर हीट करो तब भी एक्सपैंड होती है, 4 डिग्री से नीचे कूल करो तब भी एक्सपैंड होती है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहां पे होती है? 4 डिग्री। कभी घर में बर्फ जमाई है? नहीं, आइस ट्रे में नहीं, किसी बर्तन में जमाई है? उस बर्तन का पेंदा गोल हो जाता है, इजंट इट? है ना? अगर नहीं किया तो एक बार करके देखना। ठीक 10 दिन तक आपने बर्फ जमानी है, किसमें? किसी मान लो पतीले में जमा दी, जो मम्मी से चप्पल पड़ेंगे ना, याद करोगे तुम। क्यों? क्योंकि क्या होगा, वो पतीला नीचे से गोल हो जाएगा यार। ठीक, नीचे से, क्योंकि आइस एक्सपैंड्स। जब वाटर जमने लगता है आइस एक्सपैंड होता है। और सबसे पहले सरफेस का वाटर जमेगा, तो सरफेस का वाटर जम जाता है, इसलिए ऊपर तो जाती नहीं, वो नीचे को एक्सपैंड करती है। और मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ रबर, बताया था ना। इसलिए वो नीचे की तरफ को फूलना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर आप उसको किसी उस बर्तन में करते हैं, जैसे मान लो कोई मेलामाइन का बर्तन हो या जो अनब्रेकेबल होता है, जो नीचे को एक्सपैंड नहीं होता, तब आइस बाहर को आएगी, तो वो थोड़ी बाहर को निकलेगी। अदरवाइज आप किसी स्टील के बर्तन में करोगे, हमेशा उसका पेंदा गोल हो जाएगा नीचे से। इट एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग। 4 डिग्री से नीचे ये एक्सपैंड करती है। मजे की बात है कि डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम है। 4 डिग्री से ऊपर हीट करो तो चलो, तब तो मान लिया कि हीट किया, मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, एक्सपैंड हो गया, ओके। पर 4 डिग्री से नीचे भी करो तब भी वो एक्सपैंड होता है। अभी भाई क्यों होता है? द रीजन इज डायरेक्शनल नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। रीजन इज डायरेक्शनल नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। 4 डिग्री तक हमारा वाटर जो है वो रैंडमली पड़े हुए होते हैं। ठीक, रैंडमली पड़े हुए होते हैं। जैसे ये मान लो हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल एक पड़ा हुआ है, ऐसे कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ऐसे कोई तीसरा वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है, ऐसे कोई चौथा वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड सारे बना के रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें से कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखेंगे, कुछ नहीं भी बनाएंगे भाई। जो इसके ऑपोजिट आ गया उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, नहीं आया हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। तो वाटर जो होता है उसमें किसी किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसी किसी में नहीं है, कोई दूसरे से जुड़ा है। इस तरह पूरे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। हो सकता है इसका एक बॉन्ड बन रहा हो, एक यहां बन रहा हो, ठीक, इसका एक कहीं और बन रहा हो। तो इसलिए वाटर जुड़ा तो रहता है, क्योंकि जगह जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, लेकिन चारों के चारों हाइड्रोजन बॉन्ड एट ए टाइम नहीं होते एक मॉलिक्यूल के, जब वो वाटर होता है। जब आप इसको जमाने लगते हो 4 डिग्री से नीचे, तो इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा, मॉलिक्यूल पास आएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए मॉलिक्यूल को पास आना पड़ेगा। जब पास आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल होने की वजह से ये मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करेंगे, इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि ये कैसे आ जाएं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के ओरिएंटेशंस में आ जाएं। तो ये इस तरह से रीअरेंज होंगे। देखना, इधर ध्यान देना प्लीज। एक वाटर मॉलिक्यूल यहां हो गया ना, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मान लो, इसको ऐसे शो कर देते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल मान लेते हैं हमारे पास ये है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये है, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ये है, और चौथा वाटर मॉलिक्यूल हमने यूं बना दिया जी। ये है, ठीक। इसको भी मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक। जस्ट आपको ओरिएंटेशन ही दिखानी है मेरे को। यहां पे HOH और यहां पे भी H, ठीक है जी। अब ये ओरिएंटेशन ऐसे हो गई कि ये इसके ऑपोजिट हो गया, ठीक है जी। ये इसके ऑपोजिट हो गया, ये इसके ऑपोजिट हो गया, ये लगभग इसके ऑपोजिट हो गया। थोड़ा सा इसको ज्यादा अच्छा बना सकता हूं मैं, थोड़ा बोर्ड कम होने की वजह से, ऐसे बोर्ड की जगह कम होने की वजह से ऐसा बना दिया मैंने। एग्जैक्ट बनाना हो मैं एग्जैक्ट भी बना के दिखाता हूं आपको, है ना, हंसने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, ये है हमारे पास
ठीक, ये है हमारे पास, इसी तरह से ये है हमारे पास, और इसी तरह से ये है हमारे पास। ठीक है जी। अब इसमें बना हाइड्रोजन बॉन्ड ऑपोजिट टू दिस, इसमें बना हाइड्रोजन बॉन्ड ऑपोजिट टू दिस, इसमें बना हाइड्रोजन बॉन्ड ऑपोजिट टू दिस, इसमें बना हाइड्रोजन बॉन्ड ऑपोजिट टू दिस। इन ओरिएंटेशन में आने के लिए, आने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको बोलते हैं ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर, जिसमें लॉट्स ऑफ वेकेंट स्पेसेस आर देयर। खाली जगह आ गई कि नहीं आ गई? और इस खाली जगह की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, मास क्या होगा? कम। समझे मेरी बात? तो क्या था कि जब वाटर एज इट इज पड़ा था तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो थे, पर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बने हुए थे। जब आप उसको क्लोज लाने की कोशिश करते हो, जब आप उसको 4 डिग्री से कम टेम्परेचर करते हो, तो होता क्या है, वो अपने आप को रीओरिएंट करते हैं टू फॉर्म मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और रीओरिएंटेशन करते हुए वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हमारे पास ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें लॉट्स ऑफ वेकेंट स्पेसेस आर देयर, एंड बिकॉज ऑफ वेकेंट स्पेसेस इट्स डेंसिटी बिकम्स लेस। इसलिए 4 डिग्री से नीचे डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। और इसलिए आइस लेस डेंस हो गई, और इसलिए आइस लेस डेंस होने की वजह से वाटर के ऊपर फ्लोट होने लगी। तो इसका रीजन क्या है? रीजन डेंसिटी का क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है। कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करते हैं? रीओरिएंट करते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको आए, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, या व्हाई आइस इज लेस डेंस देन वाटर, या फिर व्हाई डेंसिटी ऑफ आइस इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री, तो बोलना 4 डिग्री पे मैक्सिमम इसलिए होती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में क्लोज होते हैं, और अगर हम उससे ऊपर हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो डेंसिटी डेफिनेटली कम होगी। लेकिन 4 डिग्री से नीचे जब कूल करते हैं तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से वो मॉलिक्यूल अपने आप को रीओरिएंट करते हैं। रीओरिएंट करके इस तरह से बनाते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, इस तरह से रीओरिएंट करते हैं ताकि ये बिल्कुल ऑपोजिट टू कोवलेंट बॉन्ड आ सकें, और उसके वजह से ओपन केज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है जिसमें लॉट्स ऑफ वेकेंट spaces are present, and because of vacant spaces the density becomes lesser and hence ice expands on cooling. बोलो क्लियर? तो वाटर की जो अनयूजुअल प्रॉपर्टीज है, ठीक, वो हाइड्रोजन बॉन्ड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। फिर कहा जाता है लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, है ना? कहा जाता है लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। मैं कहता हूं व्हाई लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, व्हाई नॉट इन इथाइल अल्कोहल? बढ़िया होता, इथाइल अल्कोहल में होती सारी टल्ली, है ना भाई? पढ़ने वाले भी टल्ली, पढ़ाने वाला भी टल्ली, है ना भाई? लाइफ इज मेड अप इन इथाइल अल्कोहल, ठीक। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ बेटा? बात वही थी, इसमें 2 रीजन रहे। एक तो वाटर का एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी आयंस के बीच में पेनिट्रेशन करने की पावर। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, ये आयंस के बीच में पेनिट्रेट ज्यादा कर लेता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इस वजह से बहुत सारी चीजें इसके अंदर क्या कर जाती हैं? डिसॉल्व कर जाती हैं, और ये बहुत सारी चीजों के अंदर घुस के उनको अलग अलग करके नए कंपाउंड्स बना देता है। इस वजह से लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन वाटर। 2 रीजन दिए, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एज वेल एज कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? ये 2 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम बोलेंगे लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। हालांकि इथाइल अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑब्वियसली उसमें भी O के साथ जुड़ा हुआ H है, पर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा नहीं होता है। बोलो क्लियर? एनी हाउ, तो उम्मीद करता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पहला कॉन्सिक्वेंस यानी पहली एप्लीकेशन आपको समझ में आई, दैट इज अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्या? अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये पहली बात आ गई। अब दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड की दूसरी एप्लीकेशन। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास होती है बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो बेटे, हमने पीछे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी थी, मैंने वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बताए थे आपको। मैंने आपको कुछ चालूबंदी की थी कि क्या किया, HCl, HBr, HI तो लिखा, पर क्या मैंने HF लिखा था? कितनी चालूबंदी है ना? और अगर मैं HF यहां लिख देता तो उस समय
तुम्हारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या रहता? एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या रहता कि ये सबसे ज्यादा, ये ज्यादा, ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है? साइज पे, मॉलिक्यूलर मास पे, सरफेस एरिया पे। तो अकॉर्डिंगली बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होना चाहिए था जो एक्सपेक्टेड था। पर हुआ क्या? एक्चुअली क्या हुआ कि HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl, ठीक। और HF में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का रीजन हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड थे आपस में। इस वजह से ऑब्वियस सी बात है कि इसने बॉइलिंग पॉइंट क्या किया होगा? बढ़ा दिया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर फोर्स देन दैट ऑफ कीजम बॉन्ड्स, और बहुत स्ट्रॉन्ग, इजंट इट? ऐसे बेटा मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया था, उसमें आपको बोला H2S, H2SC, H2TE, H2PO, ठीक। और मैंने कहा कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट यू रहेगा। बोलो ये बताया था कि नहीं? मोर इज द साइज, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज मोर इज द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे भी सर वाटर पी गए, है ना भाई? क्योंकि इस फैमिली का पहला मेंबर क्या होना था? वाटर होना था ना? नहीं लिखा, क्योंकि वाटर की वजह से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? देखो बेटा, HF का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है ना बेटा, HF का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है ना, तो ऑब्वियसली HF का बॉइलिंग पॉइंट अगर अपनी फैमिली में फर्स्ट नंबर पे है, ऑक्सीजन का उससे वीक होता है, तो अपनी फैमिली में सेकंड नंबर पे होगा, ठीक। तो रट्टा मारने का नहीं, H2O, देन H2O सेकंड नंबर पे, कितने नंबर पर? तो सबसे पहले क्या? H2PO, फिर H2O, फिर H2TE, फिर H2SE, और फिर H2S। नाउ गैस, क्या आप इसका बॉइलिंग पॉइंट गैस कर सकते हो? अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टाइबीन, बिस्मुथीन। बोलो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर गैस कर सकते हो? तो बोलो ना, अमोनिया अपनी फैमिली में कितने नंबर पे आना चाहिए? देखो बिना बताए आया ना, है ना? तो हमारे पास इसमें क्या होगा? अगर HF का फर्स्ट, वाटर का सेकंड, अमोनिया का थर्ड, ठीक जी। उसके अकॉर्डिंगली देखते बच्चे, तो BiH3, और उसके बाद SbH3, उसके बाद अमोनिया तीसरे नंबर पर, फिर आर्साइन, और फिर फॉस्फीन। तो बेटा जी यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट दो मेंबर से ज्यादा हो गया, जिनसे कम होना चाहिए था। क्लियर? तो जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता उसके हिसाब से हो गया, ठीक। तो हमने बोला कि हमारे पास HF में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली बॉइलिंग पॉइंट्स को क्या करता है? इंक्रीज करता है। किंतु अगर मैं तुमसे ये पूछता कि HF, वाटर और अमोनिया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाओ। अब मजे की बात देखो, फिर इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है H2, उसके बाद आ जाता है, और सबसे कम क्या आ जाता है? ठीक। सर क्या मजाक है यार, हैं जी? ऐसा क्यों है? बहुत 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 सिंपल है बच्चे। बात सिर्फ ये है, वाटर कैन फॉर्म हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स? अमोनिया कैन फॉर्म हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स? 4। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने? 4। एंड HF कैन फॉर्म हाउ मेनी हाइड्रोजन? तो किसमें ज्यादा एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग है? ओ भैया, यूनियन इज स्ट्रेंथ और नॉट। एक डंडा स्ट्रॉन्ग भी हो तब भी टूटेगा, 4 डंडे वीक हो मिलकर के नहीं टूटेंगे, है ना भाई? तो यहां पे क्या हो जाता है? HF में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसमें 4-4। और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड तो नाइट्रोजन से स्ट्रॉन्गर ही है ना भाई। क्लियर है ना? हम आपस की बात कर रहे तो आगे पीछे सेम एलिमेंट रहेगा। सेम एलिमेंट जब आगे पीछे रहता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है? फ्लोरीन का। समझ में आई बात? हम वाटर में HF नहीं डाल रहे, वाटर में वाटर ही है। समझ में आई बात? HF में HF ही है, तो एक साइड F, H फिर F। तो ऐसे में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ्लोरीन का। बोलो क्लियर?
तो इसमें क्या है कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर। तो अपनी फैमिली में HF का भले ही सबसे ज्यादा होता होगा, ठीक, इसका अपनी फैमिली में वाटर का सेकंड नंबर पे होता होगा, अमोनिया का अपनी फैमिली में थर्ड नंबर पे होता होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया भाई, क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर हमारे पास इसमें HF का बॉइलिंग पॉइंट कम होने का रीजन है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लेस। बोलो क्लियर? नो यू वांट टू आस्क समथिंग? क्लियर हो गया? एनी डाउट्स मोर इन इट? तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आता है कैसे कैसे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते बेटा। बॉइलिंग पॉइंट के अलावा अगली क्या इसकी आपके पास एप्लीकेशन हो सकती है? बेटा अगली एप्लीकेशन होती है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, किसी मॉलिक्यूल की एसोसिएशन होना और किसी मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन होना, यह भी हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड कर जाता है। कई चीजें एसोसिएट हो जाती है, कई चीजें डिसोसिएट हो जाती है। ठीक, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपके पास था एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्या होता है एसिटिक एसिड? घर में कहीं यूज करते हो इसको? इसका 6 to 10% सोल्यूशन इज कॉल्ड एज विनेगर, है ना? क्लियर? तो ये एसिटिक एसिड होता है। अब एसिटिक एसिड को आपने दो जगह डाला, ठीक, या इसको डाला बेंजीन में, बेंजीन में, और दूसरी जगह डाला वाटर में। अब बेंजीन में अगर डालोगे तो बेंजीन तो ये है जी हमारे पास, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस है? एसिडिक एसिड के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस है क्या? नहीं है। पर ऐसा तो हो सकता है कि ये जो एसिटिक एसिड हो ये ऐसे सामने आ जाए। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? उससे यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। दो मॉलिक्यूल क्या हो गए? एसोसिएट, जुड़ गए। जुड़ गए नहीं जुड़ गए? तो इन दो मॉलिक्यूल में क्या हो गई? एसोसिएशन हो गई। इस एसोसिएशन का क्या फर्क पड़ेगा प्लस टू में पता चलेगा तुम्हें। प्लस टू में जब तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना बेटा तो पता चलेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है। यहां एसोसिएशन से नंबर कम हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक, वो खैर फ्यूचर में समझेंगे। फिलहाल यहां पे ये समझ में आया कि एसोसिएशन किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब वहीं पर इसी एसिटिक एसिड को आपने डाल दिया पानी में, है ना? तो एसिटिक एसिड था CH3COOH, ऐसे ही बनाना था तो मैंने ऐसे बना दिया, चलेगा ना? क्या ये H हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? और इसमें डाला क्या तुमने? वाटर। क्या इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है? तो जब इसके साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ऑब्वियसली एनर्जी थोड़ी रिलीज होती होगी, उसकी वजह से यहां से टूटना इसके लिए थोड़ा सौखा हो जाता होगा और इस वजह से ये ऐसे बन जाता होगा। यानी एसिटिक एसिड वाटर में टूटा, एसिटिक एसिड वाटर में टूटा। क्यों टूटा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया भाई, तो H इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, बोला टाटा बाय बाय मैं चलता हूं। समझ में आई बात? क्लियर? आप बोलोगे सर इससे आयन बना, तो बेटा ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम आगे नहीं होता है, ये सारा नहीं टूटता, कुछ टूटते हैं और ये पीछे भी रहता है, थोड़ा बैकवर्ड भी रहता है। खैर इक्विलिब्रियम अगले से अगला चैप्टर है तब समझेंगे इसको। बट यहां मैं तुम्हें सिर्फ एक बताना चाह रहा हूं कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते इस वाटर ने यहां से H तोड़ भी लिया, नहीं तो शायद टूटता ही नहीं। डिसोसिएशन करवाने में भी हेल्प की इसने कि नहीं की? जैसे एक क्वेश्चन जो तुम्हारी पेपर में छप गया हुआ है ऑलरेडी, ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारी पेपर में छप चुका है ऑलरेडी, ठीक, क्या? KHF2 exists but KHCl2 does not. Why?
बेटा ये तुम्हारे पेपर में आना ही है क्वेश्चन। जिनकी केमिकल बॉन्डिंग का पेपर हो चुका है, हो सकता है उसमें आया हुआ हो, जिसका स्कूल में अभी नहीं हुआ है तो फाइनल के लिए तैयार रहो बेटा, ये क्वेश्चन आना ही है। KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2 डज नॉट। क्यों भाई? एक्चुअली जो KHF2 है ना, ये कुछ है नहीं है, ये है KF और HF। क्या है? KF और HF। आप ये अच्छे से जानते हैं KF आयनिक होगा कि नहीं होगा? अभी तक पता चलता आयनिक होगा कि नहीं आया? अगर आयनिक होगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? और जब कभी भी कंप्लीट नेगेटिव फ्लोरीन हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कि नहीं? और वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कि नहीं? उसकी वजह से ये K पॉजिटिव ऐसे और यहां पे HF2 नेगेटिव ऐसे। इस पार्ट को मैंने लिख दिया HF2 नेगेटिव, जिसमें एक F कैसा है? कोवलेंट बॉन्डेड, और दूसरा कैसा है? हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये तो जुड़े हुए रहेंगे। K पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो इसके साथ साथ ही रहेगा ना भाई। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। अब रही बात, अगर ऐसे में मेरे पास KCl और HCl होता, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था? इसमें क्या था? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, विच इज द वीक अट्रैक्शन। वो इसके बॉन्ड को तोड़ेगा ही नहीं, इस क्लोरीन को अपने साथ जोड़ेगा ही नहीं। जोड़ेगा ही नहीं तो कैसा बनेगा? सो क्या कभी ये जुड़कर कैसा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। बिकॉज यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता था बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, हमारे पास ये वाला F नेगेटिव इसका जुड़ करके ये स्पीशीज बना देता है जिससे KHF2 एग्जिस्ट करता है। यहां देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर हो गया? ठीक, ये क्वेश्चन आपको एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों ही बताता है। ठीक है जी, ये एसोसिएशन डिसोसिएशन। यहां से हमें पता चल गया कि यहां पे क्या हुई? एसोसिएशन हुई कि नहीं, और इसकी क्या हुई? डिसोसिएशन। समझ में आई बात कि नहीं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एसोसिएशन भी हो सकती है, जहां पे जैसे एसिटिक एसिड में एसोसिएशन हो गई जब उसको बेंजीन में डाला गया, क्योंकि उसका बेंजीन के साथ अट्रैक्शन नहीं था तो आपस में अट्रैक्शन रहा। ठीक, और वहीं पर अगर हमारे पास मान लो, जैसे एक सिंपल बात समझो ना, कि आप लोग ना युगांडा चले गए, ठीक, दो भाई युगांडा चले गए, अब उनकी भाषा इनको समझ ना आए तो भैया आपस में ही बात करेंगे ना यार, है ना, आसपास ही रहेंगे। ठीक, बट अगर ये किसी ऐसी कंट्री में चल जाए जहां हिंदी और भी बोल सकते हैं तो ये उनके साथ चल जाएंगे कि नहीं? है ना भाई, थोड़ा सा आपस में अलग हो सकते कि नहीं? और बाई चांस वो कंट्री थाईलैंड जैसी हो, ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पे लोग बात बहुत ज्यादा, ऐसे गलत मत समझो, बहुत ज्यादा वार्म नेचर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, सो बेसिकली क्या है कि कहीं पर जहां पे दो मॉलिक्यूल मैंने डाले साथ में एसिटिक एसिड के, और किसमें डाले? बेंजीन में, उनमें कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है नहीं। अब उनमें कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है नहीं तो आपस में अट्रैक्शन हो सकती है, तो क्या हो सकता है? एसोसिएशन। डाला वाटर में, वाटर की अट्रैक्शन हो सकती थी तो उसने क्या कर दी? डिसोसिएशन। ऐसे ही बेटा इसकी फॉर्मेशन हुई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसकी फॉर्मेशन नहीं हुई क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं। बोलो क्लियर? यस सर। हाँ जी जनाब। बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों में निकल रहा है। बॉन्ड ऑर्डर नहीं, वैसे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे कितने बॉन्ड्स हैं तो दोनों में 2-2 आ रहा है। कौन सा 2-2 आ रहा है मेरे भाई? नहीं, बॉन्ड ऑर्डर अगर इस मॉलिक्यूल का चेक करना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या? बॉन्ड ऑर्डर तो इसके और इसका होगा, अलग अलग देखोगे तुम। अरे बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट काउंटेड इन बॉन्ड ऑर्डर, इट इज अ फिजिकल फोर्स, इट इज नॉट अ बॉन्ड बेसिकली, है ना। फर्क बिटवीन अ केमिकल बॉन्ड एंड अ फिजिकल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड्स आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, केमिकल बॉन्ड्स व्हिच आर एक्चुअल बॉन्ड्स। गॉट इट और नॉट? अभी क्लियर हो गया भाई? एक क्वेश्चन है मेरे को पीछे से अभी याद आ गया, पीछे होना चाहिए था वो बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन क्योंकि स्कूल में वो भी आता है तो मैं यहां पे थोड़ा सा बता दूं। आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, बोलते हैं वाटर इज लिक्विड, वाटर इज
liquid, whereas H2S is gas. वाटर लिक्विड है, H2S गैस है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, पास पास रहेंगे तो लिक्विड रहेगा भाई। H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, गैस रहता है। सो दिस इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल आंसर कि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बोलो बेटा एसोसिएशन डिसोसिएशन समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी बेटा फटाफट बोलो। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, मैंने युगांडा तभी भेजा इनको, जहां मतलब इनकी भाषा कोई नहीं समझता, ये उनकी भाषा नहीं समझते। ऐसे ही एसिडिक एसिड को तूने वाटर में बेंजीन में डाला तो वो आपस में डिसॉल्व होते नहीं, एक दूसरे के लिए अफिनिटी रखते नहीं, तो भैया जो दो एसिटिक एसिड वो एक दूसरे के गले लगेंगे ना भाई, समझ रहा है? चलो अगली बात देखते हैं बेटो, अगली एप्लीकेशन देखते हैं। अगली एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी। बेटा देखो कई चीजें वाटर में डिसॉल्व ही इसलिए होती है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। जैसे ग्लूकोज, शुगर, ये चीजें जो है ये कोवलेंट है कि नहीं? ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, ये चीजें कोवलेंट हैं, है ना? और हम ये जानते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर चीजें डिसॉल्व होती हैं, इनकी पोलैरिटी तो होती है बट कम होती है पोलैरिटी, बट येट दे डिसॉल्व इन वाटर, है ना? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व हो जाते हैं बच्चे, दे डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक, ये +2 का क्वेश्चन है, यही बता रहा हूं, सॉल्युबिलिटी को लेकर के है। बोला अल्काइल हलाइड्स, अल्काइल हलाइड्स आर पोलर, आर पोलर yet are insoluble in water. Why? अब पहली बात तो सर अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? अरे बेटा अल्काइल हैलाइड कुछ नहीं है, आर और यहां पे कोई भी हैलाइड एक्स, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है जी। और आर क्या होता है? कोई भी अल्काइल पार्ट, अल्काइल यानी CH3, C2H5, कोई भी ऐसा, ठीक, अल्काइल पार्ट। ये पोलर है कि नहीं है? और हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री बोलती है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर मस्ट डिसॉल्व पोलर, पर ये पोलर हैं, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। व्हाई? बिकॉज नीदर दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, नीदर दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स with water, nor they break hydrogen bonds of water, nor they break hydrogen bonds of water. वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ना तो तोड़ पाएंगे और अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाएंगे, तो डिसॉल्व क्या छुनछुना करेंगे? सो दे डू नॉट डिसॉल्व इवन दो दे आर पोलर, बिकॉज ना तो हाइड्रोजन के वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ें, उनको अलग अलग करें, फिर अपने बॉन्ड बनाए, तब तो डिसॉल्व होगा, नहीं तो डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसा हो नहीं रहा है। क्लियर हो गया? ऐसे एक और क्वेश्चन बनता है, कहते हैं व्हेन अमोनिया इज पास्ड, व्हेन अमोनिया इज पास्ड थ्रू वाटर, नो बबलिंग इज सीन, नो बबलिंग इज सीन, but when phosphine is passed through water, when phosphine is passed through water, we see bubbling. क्या बोल रहे हो तुम लोग? कि अमोनिया को वाटर से पास ऑन किया, बबल्स नहीं बने, फॉस्फीन को वाटर से पास ऑन किया, बबल्स बन गए। क्यों भाई? अमोनिया वाटर के साथ क्या बना सकती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी तो डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व होगी तो गैसियस नहीं रहेगी, जब गैस नहीं रहेंगे तो बबल कहां से आएंगे? फॉस्फीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रही है, नहीं बना पा रही तो डिसॉल्व नहीं हो रही है, वो गैस रह रही है, गैस होगी तो बबल्स होंगे कि नहीं? तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन? Isn't it? So ammonia forms hydrogen bond and dissolves in water, therefore no bubbling is seen. Whereas phosphine cannot form hydrogen bond with water, so it remains gas
and we see bubbles. Are you clear? Understood or not? हाँ जी, हाँ जी, क्या? अरे हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन है इसमें फॉस्फीन में यार, कैसी बात कर रहा है? सारी कहानी पढ़ने के बाद अब बोल रहा है फॉस्फोरस क्या जुड़ा हाइड्रोजन कभी हाइड्रोजन बॉन्ड में जाता है? ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल कहानी है। क्लियर हो गया सॉल्युबिलिटी? तो एप्लीकेशन सॉल्युबिलिटी की भी समझ में आई। बहुत सारी चीजें वाटर में इसलिए डिसॉल्व करती हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट द ओनली केस फॉर सॉल्युबिलिटी, ये माइंड पे दिमाग में रखना। ये नहीं है कि भैया जो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वही डिसॉल्व करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पोलर चीजें डिसॉल्व इन वाटर, बट वाटर में कई ऐसी चीजें भी डिसॉल्व हो जाती हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती हैं, जैसे ईथर है। अब ईथर तो बहुत ही कम पोलैरिटी वाला है, बट इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू स्मॉल एक्सटेंट। It dissolves in water to small extent as it can form hydrogen bond. Alcohols हैं, alcohols are definitely soluble in water. पटियाला पैक बनता है ना, तो that dissolves in water. ठीक, why? Because it can form hydrogen bond. Alcohol hydrogen bond. ओ देखो बेटा, मेरा इससे बहुत दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, है ना, बट ये मतलब डेली लाइफ है इसलिए बता रहा हूं। कई लोग जब लेते हैं ना लिटिल लिटिल, ठीक, तो कहते हैं जी ऑन द रॉक्स, क्या बोलते हैं? आइस के ऊपर। जानते हो आइस के ऊपर क्यों? ठीक, व्हाई ऑन द रॉक्स? उसको पड़े रहने देते काफी देर तक, उससे हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ना, उसके जो आपस में अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड वो टूट के वाटर से बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो असर होता है हमारे दिमाग पे या सेरेबेलम पे वो कम होता है। ठीक, इससे वो हिट नहीं करता। अदरवाइज अल्कोहल जो है ना वो सबसे पहले असर करता है आपके ऑप्टिक चियाज्मा पे, और देन ये आपका पीछे दिमाग का एक पार्ट होता है, सेरेबेलम बोलते हैं इसको, विच इज योर इक्विलिब्रियम सेंटर। सबसे पहले इस पे असर करता है अल्कोहल, इसलिए बंदा जो अल्कोहल पी चुका होता है ना, देखता लंदन में बोलता पेरिस में, है ना भाई? ऑब्वियसली, क्यों? इक्विलिब्रियम खराब है। चला जापान की तरफ, पहुंचा पाकिस्तान, है ना, जाना इधर को तो टांगे इधर को जा रही होती। ठीक, वो दैट इज इक्विलिब्रियम बॉडी का खराब हो गया। ठीक, लेकिन जब वो ऑन द रॉक्स उसको मतलब आइस के ऊपर लेते हैं ना, तो आइस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं ना बेटा अल्कोहल के। ठीक, उसकी वजह से क्या होता है, अल्कोहल और अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के आइस के साथ बन जाते हैं। ठीक, तो अब आइस का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने तो वो इतनी आसानी से रिलीज नहीं होगी, हौली हौली रिलीज होगी बॉडी में। जब हौली हौली रिलीज होगी तो उसका असर हौली हौली होगा, उससे हमारी बॉडी को टाइम मिल जाता है उसको मतलब उसके इफेक्ट को नल करने का, तो उसका इफेक्ट कम होता है, इट हिट्स लेस। समझ में आई? ऐसी हर चीज का बेटा लॉजिक होता है। दुनिया में कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं होती है। ठीक, कोई स्वाद के लिए नहीं होती सारी चीजें। सही बात बता रहा हूं। आप दाल, हमारा इंडियन फूड जो है ना, कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फूड इन वर्ल्ड। मालूम तुम्हें? इंडियन थाली इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट थाली इन द वर्ल्ड, वो भी वेजिटेरियन थाली। द रीजन इज वेरी सिंपल, इट इज मोस्ट बैलेंस्ड डाइट। इसमें हम एक दाल लेते हैं, इंडियन थाली का कोई किसी भी होटल में जाओ, इंडियन थाली में क्या मिलेगा? एक दाल, एक पनीर, है ना, एक चावल, चपाती, साथ में सैलेड और साथ में दही। मिलेगा कि नहीं? ऑब्वियसली सब्जी बोल गया ना। तो इसमें क्या है, आपके पास सब क्या है, प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, ठीक, इसमें अमीनो एसिड भी है, पचाने के लिए भी चीजें हैं, ठीक, फाइबर भी है। मोस्ट न्यूट्रिशियस थाली है ये। ठीक, बाकी वर्ल्ड की कोई भी थाली लोगे, हायर ऑन द कार्ब्स होगी या हायर ऑन द प्रोटीन होगी, बैलेंस नहीं होती। ठीक, तो लॉजिक है यार, हिंदुस्तान का ये लॉजिक है उस थाली को बनाने। ठीक, एनी हाउ, कमिंग बैक टू सॉल्युबिलिटी, क्लियर? कमिंग फर्दर, सॉल्युबिलिटी आगे चलते हैं। हाँ जी यार प्लीज। नहीं बनाएगा क्योंकि उसमें फ्लोरीन इतना नेगेटिव नहीं होगा, वो पीछे कार्बन से जुड़ा है। कार्बन उसको इतने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा कि उतना ज्यादा नेगेटिव हो जाए कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। फ्लोराइड भी नहीं बनाते, ठीक, अल्काइल फ्लोराइड भी नहीं बनाते। अगली बात, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है बेटा? गाढ़ापन, या बोले इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड की फ्लो को जो अंदर से रेजिस्टेंस मिलती है, जिसको हम गाढ़ापन बोल देते हैं, वो विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक होता है H2SO4, सुने हो? इसका नाम देते ऑयल ऑफ विट्रॉयल, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉयल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल? बेटा विट्रॉयल तो होता है सल्फेट्स, ठीक, वाइटल ऑयल से लेकर के होता है, विट्रॉयल इज सल्फेट्स। ऑयल ऑफ विट्रॉयल क्यों? ये थिक सिरपी होता है। ये कैसा होता है? थिक सिरपी, ऑयल की तरह, ठीक। क्यों? क्योंकि भैया इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये मेरे पास H2SO4 है और एक दूसरा भी H2SO4 ऐसे ही पड़ा होगा जिंदगी में हमारे, ठीक। तो आपस में हम यहां पे क्या बना देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देंगे ना भाई। उसकी वजह से थिक सिरपी हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहता है, इसलिए ये थिक सिरपी होता है, इसलिए इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। मान लो अगर मेरे पास एक है ग्लाइकोल, एक है ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल, दूसरा है ग्लाइकोल, ठीक, और तीसरा है इथाइल अल्कोहल। हमें बोला किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी? किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, बता सकोगे क्या? सिंपल बात है, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट क्या होगा? ज्यादा, और यहां हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट लेस, यहां हाइड्रोजन का बॉन्ड और भी लेस, तो ये ज्यादा विस्कस देन दिस एंड देन दिस। गॉट इट और नॉट? तो विस्कोसिटी भी बहुत हद तक किस पे डिपेंड कर सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। जिन चीजों में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है उनकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है। बोलो क्लियर? ठीक। और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपकी स्टेट भी लिक्विड की तरफ जा सकती है, नॉट ऑलवेज बट जा सकती है। ठीक है बच्चा? क्लियर? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड लिक्विड फॉर्म में ही पाए जाते, गैसियस फॉर्म में नहीं होते पुत्र, तब तक वो टूट चुके होते हैं। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं भाई, लिक्विड सॉलिड्स में बन सकते हैं। आगे चलें जी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो पढ़ लिया, लेकिन एक रह गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसका एक एप्लीकेशन अभी करवाता हूं। बहुत सारे एप्लीकेशन है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के जो अभी मैं समझा भी नहीं सकता, जैसे एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या ऐसी बड़ी सारी चीजें जो आगे जाकर के हम बताएंगे, अभी नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, बट येट कुछ शेयर कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अब हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। किसकी? अभी तक इंटरमॉलिक्यूलर की बात की। ड्यू टू consequences of intramolecular hydrogen bond, intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक क्वेश्चन और देखो, ये भी तुम्हारे पेपर में आने वाला क्वेश्चन होता है। ये कहता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल is steam volatile. Orthonitrophenol is steam volatile, but para-nitrophenol is not. Para-nitrophenol is not. Why? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो स्टीम वॉलेटाइल है, यानी स्टीम में उड़ जाता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल नहीं उड़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल आपको समझाया था मैंने जिंदगी में, क्या होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल? दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और पैरानाइट्रोफिनोल क्या होता है? दिस इज पैरानाइट्रोफिनोल। ठीक। अब इसमें क्या हुआ? इसमें होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सो इट पार्टिसिपेट्स in intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक। इसकी वजह से जब ये अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनाएगा, तो क्या दूसरा मॉलिक्यूल इसको पकड़ के रखेगा? तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसकी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी, इसलिए आसानी से उड़ सकेगा, इसलिए वॉलेटाइल होगा। थोड़ा सा भी हीट दोगे, चाहे स्टीम में ही, ये उड़ जाएगा। बट इसमें ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा।
It participates in intermolecular hydrogen bonds. Intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, इसलिए एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा, है ना भाई। नीचे से मॉलिक्यूल ने पकड़ के रखा, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, है ना भाई, नहीं जाने देगा ना भाई यहां से, तो इसको उड़ने नहीं देगा। अगर उड़ने नहीं देगा तो क्या ये वॉलेटाइल होगा? ये वॉलेटाइल नहीं होगा, फिर इसको हीट करना पड़ेगा तभी उड़ेगा। समझे मेरी बात? तो कहने का मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल स्टीम वॉलेटाइल क्यों? बोला भैया इसमें क्या है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपस में व्यस्त है, किसी दूसरे को देखता ही नहीं, दूसरा मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करता ही नहीं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट सा रहता है, इसलिए थोड़ी सी भी हीट दो उड़ जाता है भाई, क्योंकि वॉलेटाइल हो जाएगा। और ये जो है इट पार्टिसिपेट्स इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मॉलिक्यूल्स विल होल्ड ईच अदर, इसलिए उसको वॉलेटाइल होने से रोकेंगे, उड़ने नहीं देंगे, इसलिए स्टीम वॉलेटाइल नहीं होता। इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, हैज मोर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर्स का प्रेशर। भाई जिसके वेपर ज्यादा बनेंगे उसका वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं? और इसके वेपर बनने ही नहीं ज्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल ने पढ़ के रखा ना जाओ सैया, हैज लेस वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर लेस है बच्चों। बोलो समझ में आया? तो ये कंसीक्वेंस किसका है? ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का है। देखो बेटे, एक क्वेश्चन तुम्हें समझा रहा हूं अपने रिस्क पे, ठीक है? रिस्क पे इसलिए क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा आगे का है, ठीक, थोड़ा आगे जाकर के समझ में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक, बट येट लेट आई ट्राई। हमें बोला कि हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक, बोला अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तीन चीजें हैं एसिडिक कैरेक्टर बताने का। पहली चीज है जी हमारे पास इसको मेटासैलिसिलिक एसिड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मेटासैलिसिलिक एसिड। क्लियर? और वैसे ही इसको बोलते हैं ऑर्दो सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटे? इसी का एक भाई है, उसमें एक OH यहां पे भी लगा है, ठीक। अब इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन? मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूं कि एसिडिक नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कौन आसानी से H देता है। कौन आसानी से H देता है? जो आसानी से H दे देगा, ठीक है भाई, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और आसानी से H कौन देगा? जिसको H देने के बाद स्टेबिलिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हो। भाई साहब जैकेट पहन के आए हैं, अब मान लो अगर ये जैकेट पहन करके इसको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है तो ये जैकेट नहीं उतारेगा। हो सकता है भाई बीमार हो, नहीं उतारेगा। अब मान लो इसको गर्मी लग रही है, अब जैकेट उतार के इतना ज्यादा परेशान नहीं हो रहा है तो जैकेट आसानी से उतारेगा कि नहीं? उसी तरह से H देने के बाद अगर स्टेबिलिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा या उसका अनायन स्टेबल हो गया तो वो आसानी से H देगा। H कौन सा देना है? H ये वाला देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब इसने H दे दिया तो इसका जो अनायन बना, प्लीज सारे बच्चे सिर्फ देखना, लिखना लुखना नहीं, ये बना। इसमें रिजोनेंस जरूर है, ठीक, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, रिजोनेंस आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं थोड़ा बहुत, वैसे तो रिजोनेंस अपन ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे। अब इसको देखो, इसको अगर मैंने तोड़ा OH और यहां पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्या बच्चों यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? बनेगा कि नहीं? यानी H देने के बाद यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो स्ट्रांग हो गया भाई, है ना।
स्टेबल हो गया ना, तो H देना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात करेंगे। यहां OH, यहां पे C, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां पे भी OH। प्लीज सी दिस, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे भी बनेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे भी बन सकता है कि नहीं? क्यों जी? अरे ये तो दो जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है भाई। ये ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? ये ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? यानी H देने के बाद, ये H देने के बाद की कहानी है। इसने भी अपना H दे दिया तभी ये एनायन बना, इसने भी अपना H दे दिया तभी ये एनायन बना, तभी ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड आया। क्लियर? तो हमने देखा कि ये H देने के बाद सबसे स्टेबल है, इसलिए सबसे आसानी से H देगा और इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक होगा। बोलो क्लियर? तो H देने के बाद जिसका अनायन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाए, स्टेबल हो जाए, तो वो H आसानी से देगा। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन ही किस पे हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे एक्सप्लेन होती है। अभी तो तुम्हें पता नहीं, एक होता है मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक? अभी तुम्हें ये भी नहीं पता कि A1 क्या कि A2 क्या, तो मैं वो वाला पंगा अभी नहीं ले रहा हूं, नहीं तो वो भी बताया जा सकता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के और बहुत सारी एप्लीकेशंस एसिडिक स्ट्रेंथ में देखने को मिलती है, बेसिक स्ट्रेंथ में देखने को मिलती है, ठीक? ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर? बट फिलहाल आज की जो स्टडी आपके पास रही, एक बार फटाफट से रिव्यू कर रहा हूं, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे, कोई पॉइंट नहीं आया तो दोबारा पूछ लेने का। मैंने आपको बोला हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, मैंने कहा इट इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। जब बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, 12-20 किलो जूल से बहुत ऊपर हो जाती है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ तभी बनता है अगर हाइड्रोजन किसका ज्वाइंट हो, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, और उसके आगे भी क्या होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उससे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। पर दुनिया का एक केस ऐसा बताया जिसमें क्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट इज क्लोरल डाइहाइड्रेट, ठीक? उसके आगे चलते हुए मैंने बताया स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने कहा दोनों साइड अगर सेम होगा तो फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मानना, अगर अलग अलग होगा तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मानना, और अगर नेगेटिव वाला होगा तो भी फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर मानना, ठीक? उसके बाद आ जाएगा टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोला दो तरह की, इंटरमॉलिकुलर, इंट्रामॉलिकुलर। इंटरमॉलिकुलर बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, और इंट्रामॉलिकुलर विद इन वन मॉलिक्यूल, उससे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कंडीशन दोनों की पहली वाली वही थी कि हाइड्रोजन मस्ट बी कोवेलेंटली ज्वाइंट टू दैट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और उसके आगे भी क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में से कोई। लेकिन इसमें यह था कि जब इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या बनेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, किलेशन होगी। क्या होगी? किलेशन। चिलेशन नहीं बोलने का, क्या बोलने का, किलेशन होगी। और किलेशन होगी, अगर वो रिंग 4 मेंबर बनता तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, इट शुड बी 5 मेंबर और 6 मेंबर। दूसरी बात यह भी बताई कि स्ट्रक्चर का प्लेनर होना भी जरूरी है, जैसे यहां पे कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है मेटा पे, ठीक? इसी तरह से इस पर्टिकुलर में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने में ऐसे बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये जिगजैग चेन में होते हैं बेटा। बोलो क्लियर बेटे? क्योंकि नीचे को ही आ रहा है ना, तो ओरिएंटेशन नीचे को, जिगजैग चेन है। अगर ऊपर की साइड को होगा तो ऊपर को दिखाएंगे, नीचे वाली साइड को होगा तो उसके ग्रुप्स नीचे दिखाएंगे। क्लियर? आगे चलो, अगला हमने बोला एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे पहली बात क्या पढ़ी, अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। व्हाई आइस फ्लोट्स ऑफ वाटर, व्हाई आइस इज लेस डेंस देन वाटर, व्हाई water has maximum density as 4 degrees, sub because of directional nature of hydrogen bond. Hydrogen bond is always directed against a covalent bond, ठीक? So hydrogen, water can form 4 hydrogen bonds, whereas HF can form 2 hydrogen bonds, and ammonia can form 4 hydrogen bonds, though there are orientations are 6. हाँ जी, वहाँ पे हाइड्रोजन में बॉन्ड, वो यार ये गलत कर दिया होगा, ऑक्सीजन लगा देना यहाँ पर, ऐसे बना देना, ठीक है जी? अभी बन जाएगा, ठीक? ये बनाया था ना आगे मैंने, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई। क्लियर? ओपन केस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर देयर विल बी ओपन केस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और ओपन केस टाइप स्ट्रक्चर में वेकेंट स्पेसेस होती हैं। क्या होती हैं? वेकेंट स्पेसेस, और उसकी वजह से हमारे पास डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक? उसके बाद हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट।
कि आपके पास बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बढ़ जाता है। HF का अपनी फैमिली में पहले नंबर पर, वाटर का अपनी फैमिली में दूसरे नंबर पर, अमोनिया का अपनी फैमिली में तीसरे नंबर पर। ठीक, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया एसोसिएशन डिसोसिएशन। मैंने बोला इसकी वजह से एसोसिएशन भी हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ भी सकते हैं, और डिसोसिएशन भी हो सकती है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो वो टूट भी सकता है। इस पे ऊपर क्वेश्चन भी होता है KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2 डज नॉट, NCERT का क्वेश्चन है बच्चे। ठीक, फिर H2O इज लिक्विड whereas वाटर H2O इज लिक्विड whereas H2S इज गैस। क्लियर है ये? उसके आगे चले, हमने बोला कि solubility also depends upon water. Many things are soluble in water because they form hydrogen bond in water. Question था why ammonia pass through water shows no bubbling whereas phosphine shows bubbling. तो क्लियर है कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर डिसॉल्व कर जाती है। उसके बाद मैंने बोला कि विस्कोसिटी भी इसकी वजह से बढ़ जाती है। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी। ठीक, उसके बाद आपको बताया कंसीक्वेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैंने सिर्फ दो ही शेयर किए आपके साथ। एक तो शेयर किया कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल व्हेयरएज पैरा नाइट्रोफिनोल इज नॉट। द रीजन इज, और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जो ज्यादा उड़ेगा उसके वेपर ज्यादा, जिसके वेपर ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। क्लियर? अब आगे चलो, और ये बताया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मेनी एसिड डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H देने के बाद अगर जो अनायन बन रहा है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो H देना इजी हो जाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूं सारी कहानी आज की समझ में आ गई और हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज यानी इसका फ्यूल खत्म कर दीजिएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स लॉट। डाउट है